आज हम बात करेंगे वो कौन सी टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से तुर्की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें उन टॉप 10 प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं जो पाकिस्तान से तुर्की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और बहुत शुक्रिया आज सर। का टॉपिक बहुत अहम है और बहुत अच्छा है। बहुत से लोग जब हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वीडियो बनाई तो वो जानना चाहते थे कि आप फोकस करके हमें बता दें कि पाकिस्तान की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनका स्कोप ज़्यादा है टर्की के अंदर। क्योंकि टर्की भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसके बाद उनको एक्सपोर्ट करता है। तो इसलिए हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की जब बात करते हैं, बेड शीट है, टॉवल है, गारमेंट्स हैं, तो टर्की में बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। डेफिनेटली जो उनकी प्राइस है वो हमसे हायर है, लेकिन हम अगर इन चीज़ों को लेकर टर्किश मार्केट में जाते हैं तो बहुत कम वॉल्यूम में हम उनको कैप्चर कर सकेंगे। तो इसलिए इन प्रोडक्ट्स को छोड़कर बाकी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम टर्की को दे सकते हैं। यानी मैं आज की वीडियो में टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, आप ये देख लें कि बेड शीट है, टॉवल है, किचन टॉवल है, या जीन्स की पैंटें हैं और या गारमेंट्स हैं, इन इन पांच छह प्रोडक्ट्स ये पाकिस्तान की डेफिनेटली मेन एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम इन पांच छह एक्सपोर्ट्स को छोड़कर बाकी जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं उन पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राइस से। चावल जो है पाकिस्तान का, राइस जिसे हम बासमती राइस कहते हैं, इसकी डिमांड पिछले 4-5 साल से बहुत तेज़ी से बढ़ी है। पहले काफ़ी मिकदार में चावल जो इंडिया से यानी वाया दुबई टर्की आ रहा था, लेकिन अब डायरेक्ट पाकिस्तानी सप्लायर्स ने टर्किश मार्केट को टारगेट किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से अब डायरेक्ट जो बासमती चावल है टर्की जा रहा है। और यहाँ पर जो है 11-21 कायनात सेला जो जिसे हम कहते हैं, 11-21 कायनात सेला, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और टर्की में यही खाया जाता है। और आप सबको पता होना चाहिए कि टर्की में जो है किसी भी फंक्शन में, जैसे हम लोग बिरयानी बनाते हैं, वहाँ पर जो है ये पुलाव बनाया जाता है चावल का। शादी ब्याह हो, जिसे वो थोए कहते हैं, शादी ब्याह हो या कोई भी पार्टी हो या घर में कोई दावत हो, तो वहाँ पर ये पुलाव बनाया जाता है। और पुलाव बनाने के लिए जो चावल इस्तेमाल होता है वो 11-21 कायनात सेला राइस है। तो एक तो प्रोडक्ट ये है कि जो 8.5 करोड़ की आबादी को आप दे सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, राइस 11-21 कायनात सेला। दूसरी प्रोडक्ट जो है, टर्किश लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं बनिस्बत दूसरे कंट्रीज़ के। तो यहाँ पर जो रेड चिल्ली जो है, ये पहले बड़ी मिकदार में इंडिया से इंपोर्ट होती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी मार्केटों की तरफ फोकस किया जा रहा है, जिनमें पाकिस्तान से भी काफ़ी मिकदार में, ईरान से, यानी पाकिस्तान से जितनी रेड चिल्ली आ रही है वो वाया ईरान आ रही है। ईरान पाकिस्तान से ख़रीदता है और टर्की और रशिया को सप्लाई करता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है डायरेक्टली टर्की में इसको टारगेट कर रहे हैं और सप्लाई दे रहे हैं। तो रेड चिल्ली दूसरी प्रोडक्ट है जिसे हम उर्दू में सुर्ख मिर्च कहेंगे। ये सुर्ख मिर्च जो है ये रशिया में और टर्की में इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर सप्लाई हो रही है। तीसरी प्रोडक्ट जो है हल्दी, जिसे हम टर्मरिक कहते हैं, हल्दी, ये जो है ये आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादा पैदा होती है। तो पाकिस्तान से हल्दी जो है ये टर्की और रशिया को और दूसरे ममालिक को बड़ी मिकदार में एक्सपोर्ट होती है। तीसरी प्रोडक्ट है। चौथी प्रोडक्ट जो हम बात करेंगे, पाकिस्तान दुनिया का पांचवा बड़ा मुल्क है जो खजूर यानी डेट्स, खजूरें पैदा करता है। और सिंध में बहुत ज़्यादा मकदार में, तकरीबन पाकिस्तान की 90% खजूरें सिंध में प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है, और वहाँ से फिर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होती हैं, खजूर की शक्ल में या ड्राई डेट्स छुआरे की शक्ल में, या खजूर का पेस्ट होता है, या इसी तरह से जो दूसरी बाय प्रोडक्ट्स हैं उनकी फॉर्म में एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान से। तो खजूर की एक बहुत बड़ी मार्केट है। बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, टर्की जो है रमज़ान में और बाकी दिनों में, और उसके साथ साथ आम दिनों में भी वो कहवे के साथ खजूर जो है, टर्किश कहवे के साथ खजूर खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए खजूर की बहुत बड़ी मार्केट है टर्की। इस फैक्टर को भी आप जहन में रखें, और जो लोग स्पेशली सिंध से हैं या कराची से हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा चांस है कि वो इस फैक्टर को कंसिडर करते हुए इस पे फोकस कर सकते हैं।
और इसके साथ फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आ जाती है वो हनी है, यानी शहद है। डेफिनेटली टर्की में भी बहुत से शहद के फार्म हैं, हनी फार्म है, लेकिन टर्की से बड़ी मकदार में शहद एक्सपोर्ट भी होता है। इसलिए पाकिस्तान से बहुत बड़ी मकदार में शहद टर्की आ रहा है और उसके साथ साथ फिर आगे यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो आप पाकिस्तान से शहद टर्की एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ की मार्केट के साथ साथ अपनी आगे बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास छठी जो बड़ी प्रोडक्ट है जिसे हम तिल कहते हैं, सफ़ेद तिल यानी वाइट सिसामे। ये जो वाइट सिसामे सफ़ेद तिल है ये टर्किश ब्रेड के ऊपर लगता है और बहुत बड़ी मकदार में टर्की में यूज़ होता है। और इसके साथ साथ टर्की की जो स्वीट्स हैं, टर्किश स्वीट्स, उनके बनाने में ये बहुत बड़ी मकदार में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए ये अफ्रीकन कंट्रीज से और इंडिया से इंपोर्ट हो रहा है। तो पाकिस्तान से हम एक बड़ी मकदार में वाइट सिसामे यानी सफ़ेद तिल जो है इसकी सप्लाई दे सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता है ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है इसका ऑयल जो है। और टर्की के अंदर बहुत बड़ी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है जिसमें इसकी डिमांड है। इसके बाद फिर सातवीं जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है बीफ एंड मटन। आप पाकिस्तान से बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हलाल बीफ एंड मटन की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टर्की दुनिया के 12 मुख्तलिफ ममालिक से बीफ और मटन इंपोर्ट करता है। तो आप जो है टर्की को सप्लाई दे सकते हैं पाकिस्तान से बीफ और मटन की। ये हमारी सातवीं प्रोडक्ट थी। इसके बाद जो है हम आठवीं प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, स्टोन एंड मार्बल। जो पाकिस्तान का स्टोन और मार्बल है डिफरेंट टाइप्स का आप समझते हैं टर्की में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और यहाँ पर ब्रिजेस बड़ी मकदार में बहुत क्वांटिटी में जो है बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं और बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, हॉस्पिटल्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है जिसमें जो स्टोन एंड मार्बल की डिमांड जो है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। आप अगर इस सेक्टर में काम करते हैं या कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर मज़ीद अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट है जेम स्टोन, यानी पेशावर के जो लोग हैं, सवात पेशावर या जो आ जाते हैं शुमाली इलाका जात, वहाँ से जो लोग हैं, ये जेम स्टोन बहुत बड़ी मकदार में टर्की में आता है। लेकिन पॉलिश होने के बाद हमारे यहाँ से जो ये लोग जेम स्टोन अपने एजेंट्स के ज़रिए ख़रीदते हैं और ख़रीद कर फिर वो बैंकॉक या इंडिया जाता है और वहाँ से पॉलिश होने के बाद वो टर्की आता है और टर्की से फिर आगे यूरोप में सप्लाई होता है। तो अगर आप जेमस्टोन बिजनेस से मुंसलिक हैं तो आप अपने इस बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। टर्की में अपना सेटअप बनाकर आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे सियालकोट वाले जो भाई हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि टर्की का जो हेल्थ सेक्टर है बहुत बड़ा हेल्थ सेक्टर है और टर्की में तकरीबन 500 से ज़्यादा जो है बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पर यूरोपियन ममालिक से लोग आकर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और उसके साथ साथ मिडल ईस्ट से। और यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुनिया में आप समझ लें कि प्रोफेशनल कंसिडर होते हैं। पाकिस्तान के तो हैं ही माशाल्लाह, लेकिन टर्किश डॉक्टर्स जो हैं ये भी किसी से कम नहीं है, एक प्रोफेशनल कंसिडर होते हैं। यहाँ पर मेडिसिन सस्ती है और इलाज जो है उसकी 5 स्टार सहूलियात जो है हर तरह के ट्रीटमेंट की। अगर आप लंदन में करवाते हैं, सपोज करें वो $1 लाख का ट्रीटमेंट होगा तो वही ट्रीटमेंट टर्की में ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार या इससे भी कम यानी $40,000 में पॉसिबल है। तो इसलिए जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं यहाँ से जो है मेडिकल टूरिज़म लोग जो है ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं टर्की, बहुत बड़ी मिकदार में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़ी नंबर्स में। तो जो लोग डेंटल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं उनके लिए ये इंडस्ट्री जो हेल्थ इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप लोग इस सेटअप में आगे यहाँ पर अपना सेटअप बनाकर, कंपनी बनाकर अपनी सप्लाईज जो है यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये तो हमारी टॉप 10 प्रोडक्ट्स थी। मैं इनको एक दफ़ा आपके लिए दोबारा समराइज कर देता हूँ, अगर कोई स्किप होगी हो तो आप इसको देख लें। सबसे पहले राइस नंबर 1, नंबर 2 आ जाता है रेड चिली, नंबर 3 है टर्मरिक हल्दी और नंबर 4 है डेट्स खजूरें, नंबर 5 है हनी,
नंबर 6 है वाइट तिल यानी सिसामे, और इसके साथ सफ़ेद तिल, और इसके साथ बीफ और मटन जो है नंबर 7 है। स्टोन एंड मार्बल 8 है, और जेम स्टोन जो आ जाता है जिसे हम हीरे जवाहरात कह लें, तो ये हमारा 9th है। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डेंटल इंस्ट्रूमेंट 10th है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं, आप इन 10 के अलावा बोनस के तौर पर आपको बता रहे हैं फुटबॉल्स, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। फर्नीचर जो है ये टर्की की बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, पाकिस्तान से फर्नीचर भी बड़ी मिकदार में टर्की में एक्सपोर्ट हो सकता है। हैंडीक्राफ्ट्स, क्योंकि तकरीबन 5 से 6 करोड़ टूरिस्ट आता है, तो हर तरह के हैंडीक्राफ्ट जो है यहाँ पे बेचने का, जिसमें आपको पता है पाकिस्तान में ओनेक्स है, उसके हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कैमल बोन के हैं, इसके साथ साथ नमक जो है साल्ट के, मिनरल साल्ट के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, और इसी तरह वुड के जो है डिफरेंट टाइप्स के हैंडीक्राफ्ट्स हैं। इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है टर्की में। और साथ ही साथ लेदर की जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बेल्ट्स आ जाती हैं, बैग्स आ जाते हैं, इन सारी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो होप करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। मज़ीद कोई प्रोडक्ट के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह हम कोशिश करके आपको उसके बारे में मालूमात ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, माशाल्लाह आपने बड़ी ही तफसील से बताया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। कुछ बेसिक सवाल है सर, मैं आपसे वो जानना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान से लूज शिपमेंट यानी 500 या 1000 किलोग्राम सैंपल मंगवा कर भी तुर्की में काम किया जा सकता है? जी डेफिनेटली, आप इसे LCL बोलते हैं। अगर आपके पास फुल कंटेनर के पैसे नहीं हैं, आप एक छोटा सा मार्केट टेस्ट करना चाहते हैं कि मैं थोड़ी सी मकदार में लाकर प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करके चेक करूँ कि मार्केट का रिस्पांस क्या है, जी सर। तो उसके लिए आप सैम्पल शिपमेंट जो है 500 या 1000 kg की LCL के ज़रिए मंगवा सकते हैं। लूज शिपमेंट इसको कहते हैं। जी सर। और ये आप जहाँ से भी ख़रीदें, आप वहाँ से टर्की में अपने वेयर हाउस तक अपने फ्रेट फॉरवर्डर जो होते हैं उनके ज़रिए, डॉक्यूमेंटेशन सारी उनकी होती है, वो आपसे बता देते हैं कि इतने पैसे लगेंगे आपके, और आपके घर से हम उठाकर टर्की में आपके वेयर हाउस पर या दुकान पर हम आपको सप्लाई दे देंगे। जी सर। तो इसमें जो कस्टम हैंडलिंग है, फ्रेट फॉरवर्डिंग है, कार्गो है, शिपिंग के मामलात हैं, इंश्योरेंस है, सब कुछ इसमें होता है, और वो सारी डॉक्यूमेंटेशन हैंडल करते हैं। आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो कोई इशू नहीं है, आपने उनको मसलन ये चीज़ दे दी, वो आपको यहाँ पे पहुँचा देंगे। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट पे भी कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर काम किया जा सकता है? डेफिनेटली, आप जो है जब एज ए टूरिस्ट आते हैं तो आप टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं। जी सर। आपको एक टैक्स नंबर मिलता है, उसके बाद आप अपना रिटेल लाइसेंस लेते हैं, तो आप उस टैक्स नंबर पर कोई सी भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके आप सेल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर जैसा कि आपने जिक्र किया कि कोई भी प्रोडक्ट्स, जैसा कि ये टॉप 10 हमने प्रोडक्ट्स सिलेक्ट किए हैं हमारे जी जी भाइयों के लिए, इनमें से अगर कोई हमारा भाई प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है जी जी तो वो उसको मार्केट में कैसे सेल कर सकता है? जी, आप देखें कि जब आपने दुकान बनाई है, एक तो आप जिस एरिया में दुकान बनाएंगे, या किसी बाज़ार में, शॉपिंग सेंटर में, या किसी भी एरिया में, एक तो आप लोकल मार्केट करते हैं, जी सर। वहाँ पर सेल कर रहे होते हैं। दूसरा ये है कि टर्की में 8 से 10 जो है बड़ी ई कॉमर्स साइट्स हैं। जी सर। आप उन ई कॉमर्स साइट्स पर भी सेल कर रहे हैं, और अगर आपकी जो प्रोडक्ट है ग्रोसरी रिलेटेड है, तो बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स हैं ग्रोसरी के, आप उनके ऊपर भी सेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है ऑनलाइन सेलिंग होगी, ग्रोसरी स्टोर्स को सेलिंग होगी, और इसके साथ आप अपनी शॉप पे भी सेल कर रहे हैं। जी सर। और फिर होलसेलर जो है इन प्रोडक्ट्स के, आप उनको भी सैम्पलिंग करते हैं, वो भी आपसे प्रोडक्ट चेक करके उठा लेते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी सर जैसा कि आपने जिक्र किया कि चाइना के बाद तुर्की दूसरी बड़ी मार्केट है, जी तो जी इस मार्केट में हमारे भाइयों के लिए क्या स्कोप है? जी, इसमें ये है कि आप देखते हैं कि दुनिया में जो टर्की है बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है एज ए इंडस्ट्रियल कंट्री, जी सर। और उसकी आबादी भी तकरीबन मार्केट की 8.5 करोड़ है, जो वेल पेइंग पॉपुलेशन है। और जब इनकी बाइंग पावर अच्छी है, तो इसका मतलब है कि टर्की में जो आप सेल कर रहे हैं, इनका अब जो लेवल आ गया बाइंग का, वो यूरोपियन पीपल्स के इक्वल ही है, जी यानी सर। यूरोप के लोगों के बराबर है। तो इसलिए आप समझ लें कि 8.5 करोड़ की वो आबादी है जो आपसे हर तरह की चीज़ खरीद सकती है। तो पाकिस्तानी भाई जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं दुबई में, सऊदी अरब में, या दुनिया के किसी भी मुल्क में,
तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप अपने बिजनेस को टर्की में एक्सपैंड करें, जी सर। यहाँ पर अपनी कंपनी बनाएं और यहाँ पर एक छोटा सा अपना रिटेल का सेटअप बनाएं, और फिर आप पीछे से अपनी प्रोडक्ट की सप्लाई लाकर यहाँ पर उसकी होलसेल करें और साथ ही साथ रिटेल करें। बिल्कुल और ठीक। ये बहुत अच्छा स्कोप है। शुरू में प्रॉब्लम्स आते हैं, लैंग्वेज बैरियर है, कल्चरल बैरियर्स आ जाते हैं, और बहुत से कस्टम है, रवाज है, और फिर इस कल्चर को समझने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, वो हमारे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब टर्किश लोग पाकिस्तानियों को अपना भाई समझते हैं। जी सर। तो आप इस चीज़ को कैश करवाएं और एक अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप करें। आप देखें कि बाय रोड भी आप प्रोडक्ट्स को ला सकते हैं, जी सर। बाय सी भी ला सकते हैं, और अगर आपकी मतलब जैसे जैम स्टोन या दूसरी प्रोडक्ट्स हैं तो आप बाय एयर भी ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं या सप्लायर हैं या बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो आप अपना एक सेटअप बनाएं छोटा सा, और अपना एक बंदा बैठाकर उसके ज़रिए अपना जो है सेटअप शुरू कर लें। बिल्कुल ठीक है या सर। अगर आप जॉब करते हैं या नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप पहले 2-4 महीने जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उसके बारे में स्टडी करें, रिसर्च करें, मेहनत करें, समझें, और जो वो बिजनेस कर रहा है उसके साथ कुछ अरसा 2-4 घंटे लगाएं, उस बिजनेस की आप डायनामिक्स समझें, उस बिजनेस का तरीकाकार समझें। क्योंकि माइंडसेट भी होता है बिजनेस के लिए। एक जॉब करने वाला बंदा 8 से 5 जॉब करता है और 5 बजे के बाद वो जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन बिजनेसमैन जो होता है वो 24 आवर जो है अपने बिजनेस के हवाले से प्लानिंग कर रहा होता है, मैनेजमेंट के हवाले से प्लानिंग कर रहा होता है, उसको कोई भी इंक्वायरी आ रही है तो वो उसको प्रोसेस कर रहा होता है। तो इसलिए अगर आप बिजनेस करेंगे तो इसका मतलब ये 24 आवर जॉब के लिए आप रेडी हूँ, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होती हैं। बिजनेस आसान नहीं है। आप, हर बंदा चाहता है कि बिजनेस करके पैसा कमाए, डेफिनेटली पैसा अगर है तो बिजनेस में है, लेकिन बिजनेस जो है वो आपकी मेहनत मांगता है, आपका वक्त मांगता है, आपकी कंसंट्रेशन मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, फोकस मांगता है। ये सारी चीज़ें अगर आप दे सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। इंशाल्लाह सर। मैं सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती मालूमात से आगाह किया जो वेलकम। हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी थी। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।